नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए फिर अपनी परसों की सीओपीडी की पिछले वीडियो की कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीओपीडी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मैं फार्माकोथेरेपी बता रही थी। मैंने ये भी कहा था कि फार्माकोथेरेपी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इज लॉट मोर अदर देन फार्माकोथेरेपी। तो क्योंकि फार्माकोथेरेपी में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अबाउट द मिथाइलxanthines, about the antioxidants, about certain other miscellaneous drugs। मिसलेनियस ड्रग्स में जैसे कि एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, म्यूकोलाइटिक्स आ जाती हैं, एंटीटसिव्स आ जाती हैं। तो नेम ही जैसे सजेस्ट करता है, मैंने बताया था कि सीओपीडी के मरीजों में बहुत बलगम आती है। बलगम ज्यादातर उनकी सफेद रंग की रहती है। अगर उनकी बलगम में कोई रंग है, हरी है या पीली है, इसका मतलब कोई सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन उन लोगों को साथ साथ हो गया है। तो अगर इन्फेक्शन हो गया है देन ओनली देयर इज अ रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स हैव नो रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी पेशेंट्स। अब उसके अलावा अगर उनको बहुत खांसी आ रही है, सूखी खांसी है, तो हम एंटीटसिव्स देते हैं। या फिर बलगम आ रही है, बड़ी मुश्किल से आ रही है, नहीं निकल पा रही है बलगम जो है, तो फिर ताकि वो बलगम को तोड़ दे, यानी कि उसको ब्रेक करके इजीली वो लंग से निकल के स्पूटम के रास्ते मुंह से वो निकल जाए, तो हम म्यूकोलाइटिक्स भी इन मरीजों को उस टाइम पर देते हैं। अब है क्या कोई रोल है सीओपीडी के मरीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स का? जी हाँ, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन मरीजों में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कम होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सीओपीडी होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको एक्सोजीनसली एंडोजीनसली दोनों जगह से मिल जाता है। एक्सोजीनसली सिगरेट स्मोक से, बायोमास फ्यूल स्मोक से, कोई ऑक्यूपेशनल स्मोक से, कार्सिनोजन से, रेडिएशन से, इन सब से ये बाहर से है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दे सकती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो एक्सोजीनस वाला है वो एंडोजीनस को भी करा देता है कि अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियम है, या जहां से और ऑक्साइड्स फ्री रेडिकल्स निकल सकते हैं, तो ये उनको भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये देखा जाता है कि क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज वन इम्पॉर्टेंट कॉज of COPD, so there is a very big role for the use of antioxidants। तो lately ये देखा जा रहा है कि ग्लूटाथायोन नाम की चीज है, which is it is a non-protein thiol, and glutathione जो है ये क्या करता है, it is present in the reduced form। तो ये क्या करता है, it helps कि ये प्रोटीन टिश्यू को ब्रेक ना होने दे, और क्योंकि वो ब्रेक नहीं होगा, जैसे कि एल्वियोलाई होते हैं हमारे, मैंने बताया कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण सीओपीडी होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो एंटी प्रोटीएसिस है इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और ये एल्वियोलाई की जो अटैचमेंट्स हैं, इलास्टिन है, ये टूटना शुरू हो जाता है। तो ग्लूटाथायोन हेल्प करता है कि ये वो जो प्रोटीन्स हैं या जो और चीज़ें उनको टूटने ना दे। जब ये नहीं टूटेगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी, आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एल्वियोलाई हैं, वो डायलेटेड रहेंगे। तो ग्लूटाथायोन हैज अ बिग रोल इन हेल्पिंग आउट द सीओपीडी पेशेंट। लेकिन आजकल देखते हैं कि जो ग्लूटाथायोन का प्रिकर्सर है
N-acetylcysteine. So it is available, and N-acetylcysteine is actually a very good drug which helps the patient to avoid COPD exacerbation. जिसको सिवियर COPD है या जिसको चांसेस है कि COPD की एक्सेसरबेशन ना हो जाए, तो ऐसे मरीजों में हम N-acetylcysteine जरूर देते हैं, और it is quite an effective drug and it is given in the dose of 600 to 1800 milligram. एक मोटी सी गोली होती है, उसको पानी में डाल दो, उसके बुलबुले उठेंगे, वो पानी में पूरी तरह घुल जाएगी। उस पानी को अगर आप पी लें, दिन में अगर 3 दफा लेते हैं, तो इट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर द COPD पेशेंट्स। इवन ये कोविड के टाइम पर भी आई एम प्रेफरिंग टू गिव दिस ड्रग टू माय पेशेंट्स। तो ये हो गई बात एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स की। नाउ लेट्स कम टू द मेन थिंग, द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन द COPD पेशेंट्स? देखिए, आस्थमा में तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आस्थमा के मरीजों में एक मिनिमल इन्फ्लेमेशन हमेशा रहती है, बट COPD के मरीजों में भी इसका स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है। एंड स्पेशली वी गिव इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेलेशन के रूप में देते हैं। ओरल हम तब तक नहीं देते कि जब तक कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत खराब ना हो। ओरल का सिर्फ तभी इंडिकेशन है जब पेशेंट को सिवियर COPD है, जो किसी और चीज से ठीक नहीं हो रही है, बहुत जबरदस्त एक्सेसरबेशन हो चुका है, हर तरीके के ड्रग्स दे चुके हो, तब आपको पेशेंट को ओरल स्टेरॉइड्स पर डालना ही पड़ता है। अदरवाइज वी प्रेफर गिविंग द पेशेंट इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। So now what are the indications of inhaled corticosteroids? सबसे पहले है कि if there is a severe airflow limitation. Severe airflow limitation से मेरा मतलब है अगर पेशेंट का FEV1 is less than 70%, ठीक है, यानी कि फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड, यानी कि ये मैंने पहले भी बताया है कि जब आप फोर्सिबली एक्सहेल करते हैं तो आप पहले सेकंड में मैक्सिमम एयर एक्सहेल कर लेते हैं। तो जब आपकी फोर्सिबल एक्सहेलेशन के टाइम पे आपकी एक्सहेलेशन लेस देन 70% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इसका मतलब आपको बहुत जबरदस्त एयर फ्लो लिमिटेशन है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके चलते आप नहीं निकाल पा रहे हैं हवा। तो अगर आपकी FEV1 is less than 70%, then that is a good indication to start the patient on inhaled corticosteroids. ठीक है, एक इंडिकेशन हो गई। दूसरी, इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सेसरबेशन, अगर आपको लग रहा है कि ये पेशेंट एक्सेसरबेशन में जा रहा है या इसको बढ़ सकती है बीमारी, तब हम उसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डाल देते हैं। तीसरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलिटिस के बारे में या बीटा एगोनिस्ट के बारे में, स्पेशली जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग दोनों के बारे में। तो बीटा एगोनिस्ट अगर आप लंबे समय तक मरीज को देते रहते हैं तो वो क्या करता है कि जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, एक तो उनको कम कर देता है और वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो जब आप उसके साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, लावास और साबास के साथ जब आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, तो वो डाउन रेगुलेशन जो बीटा 2 रिसेप्टर्स की है उसको कम कर देता है, यानी कि उनको अप रेगुलेट कर देता है। साथ में जो बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स हैं उनका एक्शन भी काफी बढ़ जाता है व्हेन इट इज गिवन अलोंग विद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर है एक कंडीशन होती है ACOS, यानी कि आस्थमा एंड COPD ओवरलैप सिंड्रोम। ये वो सिचुएशन है जहां पर पेशेंट में दोनों तरीके के सिम्टम्स हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फिजिशियन टू डिफरेंशिएट कि भाई ये आस्थमा में कैटेगराइज करें या इसको COPD में कैटेगराइज करें। तो ऐसे मरीजों की एक अलग ही कैटेगरी बना रखी है जिसको हम कहते हैं ACOS, एस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम। ये जो पेशेंट्स हैं इनको ज्यादा स्टेरॉइड्स की जरूरत होती है। एक तो इनके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, इनमें एक्सेसरबेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनमें इओसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो इओसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन को बहुत कंट्रोल करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो
तो इन पेशेंट्स में टू स्टॉप द रिक्रूटमेंट ऑफ इओसिनोफिल्स इन द एयरवेज, इवन इनमें स्पूटम बल्गम में भी इओसिनोफिलिया ज्यादा होती है, तो वो भी चीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ठीक कर देते हैं। तो ऐसे मरीजों में जिनको ACOS है या सिवियर एयरफ्लो लिमिटेशन है या जिनको ACOS है, सिवियर एयरफ्लो लिमिटेशन है, ऐसे मरीजों में हम प्रेफर या बीटा-2 एगोनिस्ट के कारण जो उनकी डाउन रेगुलेशन हो गई है, ऐसे पेशेंट्स में हम इनहेल्ड स्टेरॉइड्स देना पसंद करते हैं। दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि जैसे ये लावाजी है यानी कि जो ब्रोंकोडायलेटर्स बीटा-2 एगोनिस्ट हैं, चाहे वो लॉन्ग एक्टिंग है चाहे वो शॉर्ट एक्टिंग है, इनको अकेले देते हैं तो ये सब ब्रोंकोडायलेटेशन का काम करते हैं। बट अगर इनको ICS यानी कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ दिया जाता है तो ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी जॉब करते हैं, यानी कि दे ऑल्सो हेल्प इन एंटी इंफ्लेमेशन, यानी कि इंफ्लेमेशन को ठीक करने का बहुत काम करते हैं, जो कि COPD जब सिवियर होता है तब इंफ्लेमेशन भी बहुत सेटिल हो जाती है। वेयरएज एस्थमा में तो हमेशा इंफ्लेमेशन रहती है, तो उसमें तो स्टेरॉइड्स के साथ ही देना चाहिए बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स को। पर COPD में भी क्योंकि इंफ्लेमेशन सिवियर कंडीशंस में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अगर आप लावाज या सावाज या मेरा मतलब बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स के साथ अगर आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी डाल देते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाता है। फिर है मिथाइल ज़ैंथेन्स, जैसे कि थियोफाइलिन्स वगैरह है। अब इनका क्या रोल है? मिथाइल ज़ैंथेन्स में एक तो आ जाते हैं नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स, एक आ जाते हैं स्पेसिफिक फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स। तो जो नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स है उसमें आ जाता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन बहुत नेग्लिजिबल ब्रोंकोडायलेटर है, बहुत अच्छा डायलेटेशन का इफेक्ट इसमें नहीं आता। एक बड़ी हल्की डोज 150 to 300 मिलीग्राम के डोज में देने पर भी इसमें बहुत नेग्लिजिबल ब्रोंकोडायलेटेशन होती है। और इसमें बहुत ध्यान से देने हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स, क्योंकि इनमें ड्रग इंटरेक्शंस ज्यादा होती हैं और दूसरी चीजें इनमें साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो को कैलकुलेट करके ही हम मिथाइल ज़ैंथेन्स देते हैं। अगर थियोफाइलिन देते हैं हम ICS के साथ यानी कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, तो इनमें भी कहीं ना कहीं एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन तब हो जाता है, अकेले नहीं होता। अगर स्टेरॉइड्स के साथ देते हैं तब ये भी थोड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन दिखाते हैं, यानी कि स्टेरॉइड के साथ थियोफाइलिन्स को दिया जाए तो इफेक्टिव थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा है रोफ्लुमिनास्ट। रोफ्लुमिनास्ट इज अ स्पेसिफिक फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर। इसका भी बहुत इफेक्ट नहीं है। रोफ्लुमिनास्ट को कभी भी थियोफाइलिन्स के साथ नहीं देना, क्योंकि दोनों का पाथवे एक है, टॉक्सिसिटी एक है, तो ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। रोफ्लुमिनास्ट को COPD मरीज जो बहुत लो वेट है, बर्थ वेट सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जो लो वेट हैं उनको भी रोफ्लुमिनास्ट COPD मरीजों में, ऐसे मरीजों में नहीं दिया जाता। वी बेटर वी होल्ड इट कि ना ही दें तो अच्छा है। तो कहने का मतलब ये कि ज़ैंथेन्स का, मिथाइल ज़ैंथेन्स का बहुत ज्यादा रोल अकेले नहीं है, बहुत हल्के फुल्के ब्रोंकोडायलेटर हैं, बट अगर इनको स्टेरॉइड्स के साथ दो तो इनका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बढ़ जाता है। अगर इनको ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ भी देते हैं तब भी इनकी ब्रोंकोडायलेटेशन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो दे कैन वर्क एज सिनर्जिस्टिक, है ना, ये उनकी मदद कर देते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स को और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को, लेकिन अकेले इनका बहुत ज्यादा अच्छा रोल नहीं है। तो ज्यादा अच्छा रोल किसका है? पिछले वीडियो में बताया था ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स एंड बीटा-2 एगोनिस्ट। दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिर हमने बताया आज मिथाइल ज़ैंथेन्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा रोल है और मिसलेनियस जब जरूरत पड़े एंटीबायोटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स या एंटीटसिव्स दिए जाते हैं। सो दिस एंड्स बेसिकली द फार्माकोथेरेपी ऑफ द COPD patients. I hope this would be helpful to you. Thanks a lot, friends. Thank you very much.